नमस्कार। किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 11वीं कड़ी में आप सभी शुद्धि दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रगतिशील लेखक संघ के वरिष्ठ साथी शब्बीर अहमद। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में और हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उस किसान आंदोलन को कई तरह से कई लोग बदनाम कर रहे हैं, कई तरह की अफवाहें उड़ रही है। ऐसे में आप इस आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं? धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले और भूमि आपके न्यूज़ का भी धन्यवाद। 4 महीने से ऊपर हो गया है किसान आंदोलन जी। दिल्ली में केंद्रित था और अब तो पूरे देश में उपसर के अपना जलवा दिखा रहा है। 314 आदमी अभी तक वहाँ पर मर चुके हैं और उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, बल्कि शुरू से सरकार ने झूठ का सहारा लेकर बदनाम करने का, उनको विफल कराने का, ख़त्म कराने का किसी ढंग से प्रयास किया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि सरकार झूठ बोलकर आंदोलन के क्रम में उनको खालिस्तानी बोला गया, फलना बोला गया और उनको जो है सो देशद्रोही बोला गया, नक्सलाइट बोला गया, सब चीज़ बोला गया। वो तो आंदोलन के दौर में था। जब ये बिल लाया गया तो मोदी सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था कि हम किसानों के लिए 3 बड़े उपहार लेके आ रहे हैं और किसानों को मुक्त करा रहे हैं आज के जर्जर हो चुकी व्यवस्था से। अब किसान फ्री है वर्ल्ड इंडिया में कहीं भी अपना अनाज बेचने के लिए, जबकि ये सरासर सरकार का झूठ है, एकदम नंगा झूठ है। किसान पर कभी भी ये प्रतिबंध नहीं था कि वो कहीं भी अपना माल ले आकर नहीं बेच सके। पहली बात जी। तो 3 कानून है मोटे तौर से। आज जिस जगह पर किसान आंदोलन है वो 2 तरह के डिमांड रख रहा है। पहला कि 3 कृषि कानून, जिनको वो काला कानून बोलता है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमको कोई बताता ही नहीं कि इसमें काला क्या है, लेकिन हम इसमें संशोधन करने को तैयार है। जब काला नहीं है तो संशोधन के लिए क्यों तैयार हो? और दूसरा है कि MSP पर कानूनी गारंटी हो, किसान का अनाज का उचित मूल्य उसको मिले। जी। कृषि देश जो है कृषि प्रधान देश है। कृषि एक गहरे संकट में है और आज से नहीं है, अंग्रेजों उसके पहले से भी कृषि के संकट बरकरार थे। इसलिए देश के आंदोलन के क्रम में भी देश में बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए और किसान आंदोलनों से ही जन्मे नेताओं ने देश के आज़ादी की लड़ाई के सबसे अगुआ दस्ते बनने का काम किया। चाहे वो गांधी हो, जिन्होंने चंपारण से अपनी पहचान बनाई जी, खेड़ा का आंदोलन हो जिससे सरदार पटेल उभर के आए, फिर बारदोली का आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह भी मूल तौर से किसानों के द्वारा किया हुआ ही आंदोलन था। और इन आंदोलनों से देश के आज़ादी के आंदोलन की नींव पड़ी। और आज के दौर में आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन है, अपने आकार में भी, समय में भी, समय के स्पान में भी, माने समय के इसमें भी। 3 कानून क्या हैं, हल्के से छोटे छोटे इसमें समझा देता हूँ। कृषि पर बिल लाने का सरकार को, केंद्र सरकार को अधिकार नहीं होता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम कृषि के विपणन के लिए हम ये कानून लेके आ रहे हैं। ये भी डिबेटेबल है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई ही नहीं कर रहा है, इसलिए अटका हुआ है मामला। लेकिन बहुत जगह ये लागू होना शुरू भी हो चुका है। हालांकि इस पर अस्थायी रोक भी है सुप्रीम कोर्ट की, तब भी माने दूसरे ढंग से। पहला कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून, दूसरा कानून है जमाखोरी, माने माल को कितना मात्रा में आप रख सकते हैं। पहले खाने पीने के सामानों पर एक निश्चित तौर से एक मात्रा सीमित थी कि इससे ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, माने व्यापारियों के लिए। जी, ये सीमा व्यापारियों के लिए थी। अभी इन्होंने भंडारण को असीमित कर दिया, लेकिन मात्र व्यापारियों के लिए। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं इसको भी आगे बोलूँगा। और तीसरा कानून है
कि एपीएमसी जहाँ पर एक्ट लागू है जिन राज्यों में, एपीएमसी मतलब सरकारी मंडियाँ जी जो सरकार के द्वारा खोली जाती हैं, जहाँ पर मूल्य का निर्धारित सरकार के मूल्य पर उसका खरीद बिक्री होता है, उसमें एक मंडी का कमीशन वसूला जाता है जिससे कि उस एरिया के विकास होते हैं। अच्छा ये आपको दिखाई देता है अगर आप जाइएगा हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ पीएमसी ढंग से लागू है तो वहाँ के गांव खेड़े तक में रोडों का इस सब का विकास भी आपको उन मंडियों के चलते दिखेगा। उसके बदले एक नई तरह की मंडियों की व्यवस्था इस सरकार ने की कि अब जो है सो उससे अलग हटकर प्राइवेट कंपनियों को ही छूट दी गई कि आप जो है सो मंडी खोल सकते हैं, और उस मंडी में मंडी टैक्स भी नहीं लगेगा। माने डिस्पैरिटी है। पहला डिस्पैरिटी तो ये है कि टैक्स वहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। दूसरा डिस्पैरिटी ये है कि वहाँ पर एक सरकार निर्धारित मूल्य मिलेगा, यहाँ पर मूल्य क्या आपके निर्धारण की छूट जो है वो मंडी के मालिक के हाथ में, जो मंडी खोलेगा उसके हाथ में होगी। जी किसान, सरकार ने सोचा था कि जिस तरह से हमने सभी चीज़ें लागू की, किसी ने पढ़ा नहीं, बाद में जब कठिनाइयाँ हुई लोग बोले तो थोड़ा बहुत संशोधन करके इस तरह से नोटबंदी हुआ। नोटबंदी में सोचिए कि 167 बार उसमें नियम बदले, नियम जीएसटी लागू किया 231 बार अभी तक उसमें नियम चेंज हो चुके हैं अभी तक जी, और आगे भी इस पर बात होती है कि फिर से चेंज हो सकता है। तो उन्होंने सोचा था कि किसान ऐसा कौम है ये क्या पढ़ेगा, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि पंजाब हरियाणा के किसान जो सचेत किसान थे, जहाँ पर पहले से मंडी, सबसे पहले 1935 से मंडी एक्ट लागू थी, सर छोटू राम जी ने उसको लागू करके दिया था, वो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े किसान नेता हुए, और समझिए कि उस एरिया के पहले बड़े किसान नेता थे। वो हरियाणा में के थे, लेकिन वो हरियाणा उस समय पंजाब का ही भाग था। तो उन्होंने मंडी एक्ट लगाया था, लागू किया था। उसके विपरीत में ये लागू किया। उन्होंने सोचा नहीं था कि किसान इनको पढ़ लेगा, इन कानूनों को, लेकिन दिक्कत ये हुई सरकार की कि किसानों ने इसको पढ़ लिया। ये दरअसल कानून के माध्यम से सीधे तौर से बड़े कॉरपोरेट, देसी विदेशी कॉरपोरेट के हाथ में सौंपने का एक साजिश है, जिससे आम जनता और किसान दोनों तबाह हों। ये पूरे यूरोप का अनुभव है, अमेरिका का अनुभव है, ऑस्ट्रेलिया का अनुभव है, कनाडा का अनुभव है। मैंने जहाँ भी कॉरपोरेट को खेती करने का छूट मिला वहाँ दो बातें हुई हैं। एक बात हुई है कि वहाँ पर किसान खत्म होते गए। आज पूरे अमेरिका की आबादी में अब 10% भी किसान नहीं बाकी रह गए। यूरोप की भी यही स्थिति है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत किसान हैं नंबर में, लेकिन प्रसिद्ध इसलिए भी है कि वहाँ पर आबादी बहुत कम है और ज़मीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत अभी तक है। लेकिन तभी भी, और उनको विदेशी कॉरपोरेट को यहाँ पर अपने सामान बेचने के लिए जगह चाहिए। ये WTO का दबाव है। हम लोग ने 91 में जब गेट, माने हम लोग ने मतलब देश ने जब 91 में आपके WTO गेट को ज्वाइन किया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, तो सीधे तौर से उसमें बात थी कि इस पर कृषि नहीं रहेगा, लेकिन 2003 में इस कृषि को भी उसमें जोड़ दिया गया। जोड़ने से क्या नुकसान हुआ कि WTO का ये एग्रीमेंट है कि आपको अपने पूरे खपत का 10% अनाज आपको बाहर से मंगवाना ही है, चाहे आप एक्सपोर्ट भले करते हो। ये ट्रैफिक का नियम है WTO का। अच्छा, इसको लागू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो सो मोदी जी ने ये काम किया है। और देखिए ना भाई, ये कानून आया उसके पहले से मॉल बनाने का और आपके बड़े बड़े साइलोज बनाने का, साइलो माने जहाँ पर अन्न का भंडारण सुरक्षित ढंग से लंबे समय तक किया जा सके, वो भंडारण करने की सुविधा मौजूद है। इसीलिए वो बड़े पहले से स्टार्ट है। ये कैसे संभव है भाई? कैसे संभव है कि कानून ही बना नहीं और आपका मार्केटिंग का नया नया कंपनी खुलने लगा, उसमें पूरे वर्ल्ड के
बड़े बिजनेसमैन उसमें भागीदार होने लगे, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो। ये कैसे चीज़ हो रही है? इसीलिए इस कानून को किसान ने समझ लिया है, जनता के बड़े हिस्से ने भी इसको समझ लिया है। इसके साथ सभी तबके अब धीरे धीरे जुड़े हैं या जुड़ चुके हैं, और एक तरह से ये देश के आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जन आंदोलन के तौर पर ये विकसित हो चुका है। अब ये सरकार इसको ख़त्म नहीं करवा सकती है। अभी आप सुन रहे थे प्रगतिशील आंदोलन और प्रगतिशील लेखक संघ के वरिष्ठ साथी शब्बीर अहमद जी को। उन्होंने बताया यह किसान आंदोलन एक नई दिशा देगा और यह किसान आंदोलन आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। एक बार पुनः धन्यवाद शब्बीर अहमद जी को, और हम धन्यवाद प्रेषित करेंगे अपने सुधीर दर्शकों का भी। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।